हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम आरटी एकेडमी पे आपके स्कूल और बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। आज नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है और जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने ग्रेविटी के बारे में क्या जानकारी दी। अर्ली स्टेज से स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उस पे बहुत सारे विचार हैं, लेकिन यूनिवर्सल लॉ के नाम पर जो लॉ है वो तो न्यूटन साहब ने दिया। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि प्लैनेट्स वगैरह के मोशंस को स्टडी कर रहे थे, उनमें से जितने हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से ऐसा कहा जाता है कि ये अपने निकोलस कोपरनिकस सबसे पुराने व्यक्ति हैं जो बहुत ठीक मतलब साइंटिफिक जानकारी देते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये समझाते हैं कि शायद अर्थ सेंटर पे है, प्लैनेट चक्कर मार रहे हैं, या जियोसेंट्रिक मॉडल की बजाय हीलियोसेंट्रिक मॉडल की सन सेंटर पे है, बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इस तरह के मॉडल्स समय समय पर दूसरे देते हैं। लेकिन एक आदमी है जिसका नाम है टाइको ब्राहे। इस आदमी ने कुछ दिया नहीं, लेकिन हाँ ईयर के अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोकेशंस के रिस्पेक्ट में कौन सा प्लैनेट की पोजीशन क्या है ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली मेजर करके अपने पास एक टैबुलेशन मेंटेन करी। यानी इनके पास एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स थे लोकेशंस या पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ, दूसरे प्लैनेट्स और सन वगैरह के। इस डेटा को एनालाइज करने वाले आदमी थे जिनका नाम था एक केपलर। ऐसा कई जगह बोला जाता है कि केपलर साहब ने टाइको ब्राहे का डेटा चोरी कर लिया था। चोरी करने से ज्यादा ये बोला जाना चाहिए कि टाइको ब्राहे ने डेटा इकट्ठा किया, खुद सेटल किया, खुद ऑब्जर्व किया, खुद एक्सपेरिमेंट्स किए या सेलेस्टियल बॉडीज की लोकेशंस को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसका कोई इंटरप्रिटेशन इन्होंने नहीं दिया। उनका इंटरप्रिटेशन करने वाले जोनास केपलर थे। केपलर प्लैनेटरी मोशन करके लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां 3 लॉस केपलर के हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे उन्हीं के डेटा से, टाइको ब्राहे के डेटा से ही। लेकिन मॉडर्न डे में जो थ्योरी है वो आइजैक न्यूटन की है। न्यूटन का विचार अलग है ग्रेविटी पे, और वो कहते हैं कि ये जो ग्रेविटी का फिनोमेना है ये डिफरेंट बड़े बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स और सन वगैरह, स्टार्स वगैरह के बीच में ही नहीं है, दुनिया की हर बॉडी के बीच में इस तरह की ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करती। तो शुरुआत जो है हम वो अपने न्यूटन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, और न्यूटन के कॉन्सेप्ट से ही काम चालू होना चाहिए। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मास है, मैं छोटा बना रहा हूं, बड़ा भी ले सकते हैं m1, और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मास है जो है m2, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बेटा वो कुछ लेट्स से d क्या r मान लो, तो आप सुना सुना सा महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा कि 1 को 2 अट्रैक्ट करता है और 2 को 1 अट्रैक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। लिखने का तरीका होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 F21, इस तरह से। और ये जो फोर्स है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि दोनों मासेस का प्रोडक्ट क्या है, और ये जो फोर्स है ये इस बात पर भी डिपेंड करती है तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या है। और सबसे खास बात क्या है कि जो भी फोर्स ये लिखी गई ये हमेशा अट्रैक्टिव है, एक्शन रिएक्शन की तरह काम करती है। एक्शन रिएक्शन की तरह काम करती है मतलब ये हुआ कि F12 और F21 आपस में बराबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड्स बराबर है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। F12 वेक्टर इज जस्ट नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो एक लेफ्ट में फोर्स है और एक राइट में फोर्स है। इस प्रकार की बातें बताते हैं। उस समय पर इस तरह के लॉ को बड़ा फैसिनेट करके पढ़ाया जाता था कि अगर 1/r² से फोर्स कॉल कर रही है तो इसे बोला जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, तो हम बोल देंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अच्छी बात। इसके बाद यहां पर F इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट तो लाना ही है, बिना कांस्टेंट के तो जिंदगी नहीं चलेगी, तो यहां लिखा गया m1 m2 अपॉन r², और यहां पर कोई कांस्टेंट आना था जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो g आया। न्यूटन साहब ये g के बारे में कोई जानकारी नहीं देके गए थे,
इस कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G की जो वैल्यू है वो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये रहती है। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यूनिवर्स में किसी भी जगह चाहे मटेरियल हो ना हो, स्पेस हो, कुछ भी हो, ये G हमेशा कांस्टेंट है। कहीं भी चले जाएं इस G की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ये ऐसा कांस्टेंट है जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो चलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट की बातें करें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबसे पहली बात स्केलर क्वांटिटी, इस कांस्टेंट की कोई डायरेक्शन नहीं, प्योर नंबर है बेसिकली। और 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट है। सीजीएस में वो 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻⁻8 बचेगा, डायन में आंसर आ जाएगा। डायमेंशंस आप देख रहे हैं -1 L3 T-2। ये डायमेंशंस जो है वो 11th क्लास के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। जब आपसे डायमेंशन से सवाल पूछा जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन और ये G, इन तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम है, ठीक, किसी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, इंपॉर्टेंट बात है। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम का क्या मतलब है समझे, एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ये रखी हुई है एयर में। एयर की बजाय अगर इसको भर दें, इनके बीच में वाटर फिल कर दें, या इसके बीच में केरोसिन फिल कर दें, या इसके बीच में हम कोई वुड फिल कर दें, या इनके बीच में हम आयरन फिल कर दें, कोई भी मटेरियल दो पार्टिकल के बीच में रखोगे तो जब फोर्स लिखोगे तो जो कांस्टेंट है वो इस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसकी वैल्यू सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी। हालांकि एक इन्होंने सेटअप बनाया था और कुछ एरर के साथ हेनरी कैवेंडिश ने वैल्यू फाइंड की थी। समय के साथ वो वैल्यू को और रिफाइन करके जो फाइनल डेटा हमारे पास है, ये हेनरी कैवेंडिश का डेटा नहीं है, ये इनके बाद आया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही फाइंड किया था। और टॉर्शनल बैलेंस के टॉर्क के कॉन्सेप्ट से इन्होंने G की वैल्यू निकाली थी। G की वैल्यू बहुत छोटी है, आपको अगर छोटे बड़े का अंदाजा लगाना है तो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे बच्चा फोकस करें। 6.67 into 10⁻⁻11, ये -11 का जो ऑर्डर है ये बहुत छोटा है। इसकी वजह से ग्रेविटी की जो फोर्स है वो इनसिग्निफिकेंट है, और इसी वजह से हम आप एक दूसरे पर ग्रेविटी की सिग्निफिकेंट फोर्स नहीं लगा पाते या एक दूसरे की ग्रेविटी की फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अच्छा, इसके बाद कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले बेसिक सवाल करते हैं। कह रहा है एक बॉडी है, उसका मास है m, एक दूसरी बॉडी है, उसका मास फिर से है m, बीच की दूरी है d, तो बताओ है फोर्स कितनी, तो तुम कहोगे Gmm/d²। क्या सवाल है? नहीं, ये फॉर्मूला है। ठीक, कहा गया if masses are doubled, अगर मासेस को डबल कर दिया गया एंड डिस्टेंस जो है वो रखी गई सेम, तो न्यू फोर्स के बारे में जानकारी दो, क्या होगी? ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, गौर से देखो। हम पहले पुरानी फोर्स लिखेंगे, F ओल्ड लिख के काम करेंगे, Gm1m2/d²। उसके बाद F न्यू लिखेंगे। न्यू फोर्स में G और d² में कोई चेंज नहीं, लेकिन m1 जो है और m2 जो है वो पहले से डबल हो गए हैं, तो m1 भी मल्टीप्लाइड बाय 2, m2 भी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है Gm1m2/d² into 4। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो नई वाली फोर्स आ रही है बेटा हमारे लिए F न्यू, वो तो F ओल्ड से 4 टाइम्स ज्यादा है। और ये सवाल पूछा जाता है पेपर में, इसी में कह रहा है if masses are same and distance is increased, distance is doubled, find new force। कितनी होगी नई फोर्स? तो हमने कहा पहले ओल्ड फोर्स के बारे में तो लिख लें, तब तो नई फोर्स लिखेंगे। तो F ओल्ड के बारे में लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? गौर से देखो, लिखो
लिखोगे g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। d लिख सकते हो, r लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। f न्यू के बारे में चर्चा करो। मासेस को उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन डिस्टेंस को कर दिया डबल, यानी r बन गया बेटा 2r और फिर इस पूरे का स्क्वायर। कोई बच्चा ये गलती करता है इसमें कि 2r पूरे का स्क्वायर ना करके 2 लिख देता है, r स्क्वायर कर देता है, वो गड़बड़ है। तो इसे देखें क्या बनेगा, ये बनेगा g m1 m2 बाय 4r स्क्वायर। तो मेरी इच्छा ये है कि f न्यू को ऐसे लिखा जाए 1 बाय 4 g m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और इसे देखोगे तो ये चीज f ओल्ड के बिल्कुल बराबर है। तो जो f न्यू निकल कर आ रही है वो पुरानी वाली फोर्स के 1/4 हो गई। तो इस तरह से मासेस और डिस्टेंसेस के चेंज होने से आपको दिखता है कि फोर्सेस बदलती हैं। देखो क्या कह रहा है, masses are doubled and distance is halved। डिस्टेंस को आधा कर दिया गया। तो बताइए F न्यू डिवाइडेड बाय F ओल्ड कितना होगा? ये क्या होता है? तो एकदम सिंपल है। फिर से वही कहानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले पुरानी फोर्स लिखनी है। पुरानी फोर्स में तुमने माना कि मासेस m1 m2 हैं और डिस्टेंस r है, तो ये फॉर्मूला बन गया फोर्स का। तो नई फोर्स के अंदर क्या होगा, g तो नहीं बदलेगा, मासेस को डबल किया गया है, तो m1 भी 2m1 बन गया, m2 भी 2m2 बन गया, और डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, तो r की जगह क्या आ गया, r/2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो 4 बेटा बाहर आ जाएगा और फिर g m1 m2 बचेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा r² डिवाइडेड बाय 4, ये 4 चल के इसके साथ ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 16। और जब ये बनेगा 16 तो हम कहेंगे नई जो फोर्स आ रही है वो है 16 g m1 m2 बाय r²। इसे देखोगे तो तुम कहोगे ये तो ओल्ड फोर्स है, तो तुरंत इसे नीचे भेज दो। तुम कहोगे F न्यू इक्वल टू 16 टाइम्स F ओल्ड। तुम तुरंत कहोगे ये चीज कि जो F न्यू है डिवाइडेड बाई F ओल्ड है, ये रेशियो बच्चा 16 आ रहा है। आई होप नॉर्मल है, आराम से हो रहा होगा। 9th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम 11th में पूछी जाती है पेपर में, आपके स्कूल एग्जाम्स में ये आएंगी। इंपॉर्टेंट है इसलिए देखना जरूरी। फिलहाल आपको अच्छी चीज और बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक बढ़िया सा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल रियल नहीं है, सर्कल रियल नहीं है, ये पाथ है। ये जो ऑरेंज कलर के मासेस में बना रहा हूं आपको, ये पार्टिकल्स है, these are the particles, these are the particles। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ये रहा A, ये भी रहा A और ये भी रहा A। तीनों के मासेस M, M और M है। हर एक पार्टिकल टेंजेंट टू द पाथ किसी वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। जवाब है हाँ, इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड भी v और इसकी स्पीड भी v। ऐसे UCM कर रहे हैं। ऑल द मासेस परफॉर्म UCM, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहे हैं, यानी ये ट्रायंगल जो है बेटा ये कॉन्टिन्यूअसली घूमता जा रहा है। ठीक है, तो बताना है कि ये स्पीड कितनी है, फाइंड v कितना होगा। और जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कठिन सवाल, आसान है। सेंटर मिलाओ सबसे पहले, सेंटर से इसे मिलाओ, सेंटर से इसे मिलाओ,
और सेंटर से इसे मिलाओ। ये जो सेंट्रॉइड है सर्कल का, वो सेंट्रॉइड ही सर्कल का सेंटर भी बनेगा, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और सर्कल का सेंटर एक ही जगह आएगा। अब क्या करना है, अब गौर से देखना, यहां से बेटा परपेंडिकुलर डाल लो। परपेंडिकुलर डालोगे तो तुरंत प्रॉपर्टी यूज करोगे, तुम एक ट्रायंगल की सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर डालते हो तो हाफ में डिवाइड कर देता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है और ये भी 60 डिग्री का एंगल है। पर तुम बहुत गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि वो 30 डिग्री और 30 डिग्री में एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा, सेंट्रॉइड है तो। अब अगर मुझे ये दूरी मालूम है तो बहुत सारी बातें बन जाएंगी। देखो इस दूरी को मैं x बोल रहा हूं और x में लगा रहा हूं बेटा cos 30। cos 30 जब मैं यूज करूंगा तो तुम कहोगे बेस a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज x। cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 दैट इज a/2x, 2 से 2 कैंसिल, तो x की जो वैल्यू है वो a/√3 आ जाती है। और ये जो x है ये कुछ और नहीं है, ये बच्चा रेडियस है हमारे सर्कल की, रेडियस निकल आया। आप ध्यान देना कि अगर ये पार्टिकल सर्कल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल सर्कल करते रहें तो बहुत जरूरी है कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स हो जो टुवर्ड्स द सेंटर काम करे। ये रही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स तय है कि होगी mv² डिवाइडेड बाई r की जगह हमने x लिख दिया, ठीक है ना मेरी बात। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है उस पे सवाल करो, ये कठिन सवालों में ध्यान देना, इसको स्किप नहीं करना। देखना ये मास दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ये मास दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अच्छा इसको अगर मैं कहूं कि ये F तो भैया ये भी F फोर्स। तो पहली वाली की फोर्स देखना, फोर्स का फॉर्मूला बनेगा G, पहले का मास दूसरे का मास और बीच की दूरी का स्क्वायर। दूसरी वाली फोर्स भी देखोगे तो यही बनेगी, G पहले का मास दूसरे का मास a²। इसीलिए मैंने इनको F1 F2 ना लिखकर मैंने F लिखा सिर्फ। अब तुम देखोगे कि दो फोर्सेस 60 डिग्री पे हैं तो इनके कुछ कंपोनेंट्स बनाने चाहिए हमें कंपोनेंट इस दिशा में बनाने चाहिए। ये कॉस वाले कंपोनेंट ऐड ऑन हो जाएंगे और ये जो साइन वाले कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हिस्सा एंगल बाइसेक्टर 30 है और ये हिस्सा भी एंगल बाइसेक्टर 30 है, तो इन दोनों की जो F नेट होगी बेटा वो F नेट आएगी 2 टाइम्स F cos 30। अगर आप देखें तो इस फोर्स का यहाँ कंपोनेंट F cos 30 और इस फोर्स का भी यहाँ कंपोनेंट F cos 30, तो 2 टाइम्स F cos 30 ये F नेट है। और जो F नेट इस ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से आ रही है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स ही तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि 2 टाइम्स F cos 30 will give you necessary centripetal force। अच्छा F की जगह लिख लो भाई, क्या लिख रहे थे, Gm1 m2 अपॉन r²। cos 30 की वैल्यू बच्चा है √3/2, सामने बच्चे m है v² डिवाइडेड बाई x। अगर x को देखोगे बेटा तो लिखोगे a अपॉन √3, आप आएंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a से बच्चा a कैंसिल हो जाएगा, m से बच्चा m कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे कुछ और नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ v² बचा है। लेफ्ट में देखेंगे तो लिखा है 2gm/2a, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो v के लिए जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है √gm/a। g के टर्म में आंसर आ रहा है, दैट्स गुड। a और m डिसाइड करेंगे कि क्या होगा स्पीड अगर इन्हें सर्कल में घूमना है, कितनी स्पीड। सर देखो सवाल ये है कि यूसीएम कर रहे हैं, मैंने बोला फिर क्या स्पीड बताओ, इसका उल्टा सुनो क्या है, कितनी स्पीड से पार्टिकल घूमे सच दैट दे परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक पर घूमने के लिए इन्हें कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से घूमना पड़ेगा, ये भी एक सवाल है और इसी को तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको मैं एपी बोला करता हूं। तो अच्छी प्रॉब्लम को तुरंत समेटिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ये सेटल्ड रहना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। और क्या कर सकते हैं, और भी सवाल है, और करते हैं। देखो कह रहा है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है
इसकी जो दूरी है दोनों पार्टिकल्स की वो है मान लीजिए l, ऐसे l डिस्टेंस में पार्टिकल्स, और कह रहा है कि इनके बीच में किस लोकेशन पर कोई थर्ड पार्टिकल कैपिटल M मास का रखा जाए सच दैट M इज इन इक्विलिब्रियम। M जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी थर्ड मास जो हम लाएं उसे लाइन ज्वाइनिंग में कहां सेटल करें कि उस पर किसी प्रकार की फोर्स न रहे। तो तुरंत ही दिमाग में बच्चा कहेगा कि हमें पता नहीं तो क्या हुआ, मान लेते हैं इस लेफ्ट वाले से कितना दूर बेटा x दूर, तो राइट वाले से कितना दूर बेटा l माइनस x दूर। ये तो गौर से देखो, इस मास ने इसे अट्रैक्ट किया और इस मास ने इसे अट्रैक्ट किया। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये F1 और ये F2 दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहां लिख भी लेते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम F1 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चा, F2 के बराबर। तो F1 देखो कैसे लिखते हैं, F1 लिखते हैं G M M by x स्क्वायर। F2 कैसे लिखते हैं देखो, G कैपिटल M स्मॉल m by L माइनस x पूरे का स्क्वायर। G M M कट जाएगा, आपके पास आएगा x स्क्वायर की वैल्यू L माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो आप पाएंगे x इक्वल टू L माइनस x, इसको इधर जंप करा दीजिए तो आप पाएंगे 2x इक्वल टू L, तो x की वैल्यू जो है आ गई L बाई 2, यानी कि हमें मिल रहा है इक्विलिब्रियम मिड पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट सवालों में से है, आप नीट वगैरह के लिए इसको फोकस कर सकते हैं। इस तरह के सवालों को 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसी प्रॉब्लम कराई जाती है, सिमिलर पैरेलल चैप्टर ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो अगला देखते हैं, इसी वैरायटी का क्वेश्चन बेटा देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है, एक और पार्टिकल है, एक पार्टिकल का जो मास है वो m है, दूसरे पार्टिकल का जो मास है लेट्स से 4m है, और बीच की जो दूरी है इनकी वो हम मान लेते हैं कि l है, कुछ भी है, जो भी 2 मीटर 4 मीटर व्हाटएवर, उसको l ले लिया गया। कहा गया कि फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड मास को हम बोल रहे हैं कैपिटल M, such that M is in equilibrium, यानी जो कैपिटल M आएगा वो इक्विलिब्रियम में रहे। कोने वाले मासेस को हमने फिक्स कर रखा है, वो खुद मूव नहीं कर रहे। तो करने का तरीका फिर से वही, मान लेते हैं कि छोटे वाले m से किसी x लोकेशन पर हमारा कैपिटल M आ गया, और फिर यहां से L माइनस x दूरी पर 4m से मेरे पास एक मास रह जाएगा। तो ये स्मॉल m इससे अट्रैक्ट करेगा, 4m भी इससे अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो एक की फोर्स हम F1 लिख देंगे बेटा, एक की फोर्स हम F2 लिख देंगे। F1 F2 जब बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो हम यहां फिर लिख देते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम F1 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, F2 के। तो इसका मतलब ये कि F1 फोर्स को देखो क्या लिखोगे, लिखोगे G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन x स्क्वायर। F2 देखो इन दोनों की फोर्स कैसे लिखोगे, तो लिखोगे G 4 स्मॉल m इनटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय L माइनस x होल रेज़ टू पावर 2। G m कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे L माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 4x का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगा दो तो यहाँ आएगा L माइनस x और यहाँ आएगा बेटा 2x। इसको जंप मार के यहाँ भेज दो तो L की वैल्यू आ जाएगी 3x। तो आपको यहाँ से तुरंत ही दिखाई देगा कि जो x की वैल्यू है बेटा वो L बाय 3 नजर आ रही है। एक कोने से L बाय 3 तो एक कोने से 2L बाय 3। ये है नया फॉर्मूला, नया सवाल। आगे देखो इसी तरह का सवाल, मानो कि आपके पास एक लाइन ऐसे है, यहाँ पर एक पार्टिकल है। अभी तो छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल्स पे अब हम आएंगे धीमे धीमे। यहाँ पर m मास है, यहाँ पर 9m मास है। कहाँ लाएं एक थर्ड मास m को कि ये रह जाए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का नेट मतलब है नेट फोर्स को जीरो करना। तुरंत ही बोल दिया गया कि इन दोनों मासेस के बीच की जो दूरी है वो L है। तो तुमने तुरंत कहा कि यहाँ पर जो दूरी है वो छोटे m से x मान लेते हैं,
और बड़े m से मान लेते हैं l माइनस एक्स ऐसे। और फिर ये मालूम चलता है कि ये F1 फोर्स अप्लाई करेगा और ये F2 फोर्स अप्लाई करेगा। और इक्विलिब्रियम के लिए अभी आपको पता है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि F1 बराबर F2 होगा। इन दोनों की फोर्स लिखोगे तो लिखोगे G स्मॉल m कैपिटल M बाय एक्स स्क्वायर। F2 को देखोगे तो लिखोगे G 9m कैपिटल M अपॉन L माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर 2। m g कट गए, 9x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो L माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर 2 के बराबर आ रही है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए आप, तो यहाँ आएगा 3x इक्वल टू L माइनस एक्स, यानी कि 4x इक्वल टू L, यानी x इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 4। इस प्रकार का हमारे पास आंसर निकल के आता है। तो ये भी छोटे मोटे अच्छे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम। चलो और एक सवाल लगा देते हैं आपके लिए। देखो, कह रहा है कि एक स्फीयर है, कह रहा है एक और स्फीयर है और चिपके हुए, इनका रेडियस r है और इनका रेडियस भी r है, इनका मास m है और इनका मास भी m है, और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो F है वो डिपेंड करती है इनके बीच, इनकी जो रेडियस है उसकी पावर 4 पर। ठीक, ऐसा कह रहा है। ये बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो बड़े बड़े स्फीयर्स रखे हैं और कह रहा है कि बताओ इनकी रेडियस की पावर 4 पर फोर्स डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मासेस की चर्चा को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, अच्छी बात है। ध्यान दें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर है। अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें अभी तक ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि दरअसल जो बीच का सेपरेशन है वो रखा कहाँ का जाएगा। R का मतलब तो या D का मतलब तो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन था, या तो पार्टिकल बड़े बड़े गड्ढे गड्ढे हो गए, तो कहाँ का पार्टिकल दूरी रखें, सरफेस से दूरी रहे या सेंटर ऑफ मास से। तो ध्यान रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, मासेस मैंने बराबर लिए हैं, ये कंसीडर करते रहें। इसमें से जो r है ये सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमेशा उनके सेंटर ऑफ मास की दूरी ली जाती है। सेंटर ऑफ मास की दूरी का मतलब हो गया बेटा 2r का सेपरेशन अगर टच कर रहे हैं। तो ये रही एक फोर्स, ये रही उतनी ही दूसरी फोर्स F21 F12। आप लिखें बेटा फोर्स को, तो फोर्स को आप लिखेंगे G m1 m2 डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। अब बात आती है G m1 m2 बाय 2 की जगह बेटा स्क्वायर करके आंसर 4 बन जाएगा और r की पावर 2 बन जाएगी। तो कोई बच्चा यहां से तुरंत ही कमेंट कर सकता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, तो मतलब जो मेरा आंसर है वो फॉल्स है। ठीक, ये तुरंत दिमाग में आता है जैसे ही बच्चा देखेगा। बल्कि ये जब आप आंसर निकालेंगे तो ये सब गड़बड़ है। अभी नहीं, इसे और खूबसूरती से देखो। देखो कैसे ये सवाल और आगे खींचेगा, कैसे खींचेगा देखना। F की वैल्यू G और नीचे 4r स्क्वायर चल ही रहा है। M स्फीयर है, स्फीयर है तो 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज द मास। फिर यहां लिखा जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी, दिस इज द मास। मुझे कांस्टेंट वैल्यूज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई लेन देन नहीं है कि कांस्टेंट वैल्यूज आखिर हैं कितनी। 4/3 पाई और 4 जो बाहर था वो था। दो बार हमारे पास डेंसिटीज आ गई, दो बार डेंसिटीज आने दो, बट अल्टीमेट बात ये है कि r की पावर 3 जो है वो r की पावर 6 बन जाएगा और नीचे वाला r स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर रहेगा। जब इसको काटोगे तो ये बनेगा 4। और आप देख रहे हैं कि ये सारा डब्बा जो है ये कांस्टेंट है, इसे हम k लिख लेते हैं एंड दिस इज r रेज़ टू 4। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है वो रेडियस की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। रियल आंसर इसका बेटा ट्रू है, जबकि देखने में ये लग रहा था
कि ये आंसर ट्रू नहीं है। तो जब तक आप इसे पूरी तरह सॉल्व नहीं करेंगे बात बनेगी नहीं। ये रहा आपका अच्छा सवाल, ये बढ़िया सवाल है। बच्चों से इस स्टेप पर ही गलती हो जाती है, ये करनी नहीं है। आपको मासेस को भी खोल कर देखना है ताकि रेडियस का रियल रेशियो वहां समझ आएगा। डिस्टेंस के जब तुम ये कहते हो कि 1/r² के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मटेरियल की रेडियस की बात नहीं है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि पार्टिकल की खुद की रेडियस के। तो r फॉर रेडियस, r फॉर डिस्टेंस दोनों अलग बातें हैं। ये डिस्टेंस है, रेडियस नहीं। और यहां पर ये रेडियस है, डिस्टेंस नहीं। तो रेडियस के पावर 4 पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखें, प्रोवाइडेड है कि वो टच कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है देखा। तो ये रहे कुछ अच्छी चीजें जो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा की जरूरत आज नहीं है। मैंने काफी सारा बोल दिया है। फोर्स न्यूटन साहब की बता दी है, इसका वेक्टर फॉर्म और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है वो हम आपको अगले टर्म में बताएंगे। काफी सफिशिएंट काम कर चुके हैं, इससे ज्यादा की अब जरूरत नहीं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड सारा कुछ लिखा हुआ है आपके लिए पहले से ही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, धरती माता का एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हमें अगले लेक्चर में करना है। काफी सारा प्रिपेयर्ड है, हम करेंगे अगले लेक्चर में सारा काम। फिलहाल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जुड़े हुए सवालों को आप अब करना शुरू कर दीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। ग्रेविटेशन के फुल लेक्चर्स देखने के लिए आप ये ग्रेविटेशन की सीरीज देख लेंगे तो ग्रेविटेशन का एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। फिलहाल आरटी एकेडमी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है। पूरे साल का कोर्स मेरे साथ करेंगे, जो यहाँ लिखा जाएगा आपके पेपर में वही आ जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म। टिल देन थैंक यू।